हाँ जी लिखेंगे by using second equation of motion s is equal to ut plus half et square, ठीक है। और s का मतलब वही h, ये कितना दे रखा है 20 इज इक्वल टू u कितना है 0 इंटू डी प्लस हाफ ए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो ए की वैल्यू को प्लस जी लेते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाता है तो ए की वैल्यू को माइनस जी लेते हैं, ठीक है। तो हाफ ए की जगह क्या लिखेंगे 10 इंटू डी का स्क्वायर इंटू 5 सा 10, तो 0 इंटू डी इज 0, 20 इज इक्वल टू 0 प्लस 5t स्क्वायर। तो 0 प्लस एनीथिंग तो वो एनीथिंग के ही बराबर होता है, 0 प्लस 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर के इक्वल होगा, पलट कर लिख दो ऐसे 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। बताइए t स्क्वायर अगर 4 है तो t कितना होगा, t तो 2 ही सेकेंड होगा। बताइए क्लियर है? इसका थोड़ा बहुत आइडिया है, ये 3 इक्वेशंस का, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकंड पार्ट देखेंगे। अब सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड को हिट करेगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है ना तो उसकी स्पीड जो है जब उसको छोड़ते हैं ऐसे तब उसकी स्पीड होती है 0। और खुद आप ऑब्जर्व करके देखिए पत्थर को, और तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल पर अगर आप हैं तो वहाँ से पत्थर को ऐसे ही छोड़ दो तो नीचे बड़ी ज़ोर से गिरेगा। अगर आप उसके ऊपर पहुँच गए 7वीं 8वीं मंजिल पर पहुँच गए तो वो और ज़ोर से गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है उसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाती है। जितनी ज़्यादा हाइट से आप उसको नीचे ड्रॉप करेंगे उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव ही होगी वेलोसिटी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी का बढ़ना इसको एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दे रखा है 10 तो 10 ले रहे हैं, नहीं तो जी की वैल्यू 9.8 ली जाती है, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पार्ट देखिएगा, तो वो कह रहे हैं कि आपको ये बताना है कि किस वेलोसिटी के साथ वो नीचे हिट करेगा। देखिए u तो है 0 मीटर पर सेकंड, उसको नीचे तक आने में लगता है टाइम 2 सेकंड्स, अभी अभी कैलकुलेट करा। टोटल डिस्टेंस उसको कितना ट्रैवल करना है, या छोड़ो इसको भी छोड़ो, आप a ले लो बस। a कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो v निकालना है। मैंने जानबूझ कर ये 3 वेरिएबल्स लिए हैं, मैंने s या h लिया ही नहीं, ठीक है। ये 3 वेरिएबल लिए, बताएं कौन सी इक्वेशन यूज़ करूँ। थर्ड में तो बेटा ऐसा आता है। अच्छा तो फर्स्ट वाली यूज़ करना है, ठीक है। मेरे को v की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 2, v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। समझ गए हमने? बोलो भाई अश्विन, ठीक है, सोहन, ठीक है। ये एक तो ये आपका डाउट था, उसके अलावा कौन सा बता रहे थे, फिफ्थ है ना। हाँ हाँ देखो देखो क्या 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 ये बता। अच्छा ये एस सेकेंड 2 सेकेंड्स, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई चीज़ दिमाग में आया तो भाई पूछ लिया करो। एस जो है, एस तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कैपिटल एस होगा और स्मॉल एस इसको सेकेंड्स, ठीक है। किस टाइम आए थे भाई? हाँ नहीं, कैमरा की सेटिंग तो मैं कर रहा था, मतलब सोसाइटी में किस टाइम आए थे? 4:45 पर एंट्री, मतलब तब से लगे पड़ो, खेल ही रहे हो। चलो तो 5 बजे तक रेस्ट करा, तो 2 घंटे से खेल रहे हो। अरे भाई हाँ
कितने मार्क्स? इसमें 250 मैथ्स और साइंस में ही पूछूंगा ना मैं, सोशल 250 स्टडीज तो भी का। गया। मैथ्स में 54 और इसमें साइंस में आउट ऑफ चलिए हाँ जी, अब जरा अगला देखें। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, when a cricket ball is thrown vertically upwards, it reaches a maximum height of 5 meters. It reaches a maximum height of 5 meters. Full stop. A part है, what was the initial speed of the ball? What was the initial speed of the ball? B part है, how much time is taken by the ball to reach the highest point? How much time is taken by the ball to reach the highest point? और इस क्वेश्चन में भी इन्होंने बोला है कि g की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। अब याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। इसको पता है अटेंशन डिसऑर्डर बोलते हैं। मैंने पहले भी बोला, पता नहीं कहाँ क्या सोच रखते हो। तो खिलाड़ी हो यार, खेलने वालों का तो कंसंट्रेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फेंका गया था ऊपर ऐसे ही हाथ में सोच रहा है कि मेरे हाथ में बॉल है, यूँ ऐसे करके बैठे बॉल फेंक दो भाई ना। तो ये इक्वेशंस नहीं बता रहे, खुद लिखा रखने दो जरा बीच में, यहाँ पर करते हैं इसके सोल्यूशन। ये बात एक बात बताऊंगा, तुम्हारी हरकत से एक बात याद आएगी। पहले क्वेश्चन करते हैं। ना क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो जब भी कभी किसी चीज़ को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो क्या होता है कि बॉल को तो हमने नीचे से ऊपर फेंका, तो बॉल तो धीरे धीरे नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है उसका, वो तो नीचे ही लग रहा है ना। तो हम ये कहेंगे कि वो तो ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेविटी उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है। तो धीरे धीरे हमने जब कोई बॉल ऊपर उछाली तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती है, और अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वो एक इंस्टेंट के लिए, जरा से इंस्टेंट के लिए, जरा से मोमेंट के लिए रुकती है। रुकने के बाद फिर नीचे गिरती है। ऐसा होता है, आपने देखा है। आप बॉल लो, कोई भी यहीं पर बैठो और आप बॉल को ऐसे उछालो तो वो एक इंस्टेंट के लिए रुकेगा, फिर एकदम से नीचे आएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि वो रुक क्यों रहा है, क्योंकि धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी का कम होना इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव लेंगे। तो जब भी अपवर्ड मोशन की बात होगी तो एक्सेलरेशन को आप नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर। तो वो मैक्सिमम हाइट, एस बोल दो डिस्प्लेसमेंट या एच बोल दो हाइट, एक ही बात है। तो इट रीचेज अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर तक पहुँच गई। व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल? तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल यानी कि इनिशियल वेलोसिटी बताइए कितनी होगी, ठीक है। ऊपर फेंक रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ ना कुछ रही होगी, है ना, जीरो नहीं होगी। जब ड्रॉप करते हैं तब बॉल रेस्ट पर रहती है, तो उसकी वेलोसिटी तब जीरो होती है जब ड्रॉप करते हैं। लेकिन जब ऊपर फेंकते हैं तो हम ताकत लगा रहे हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी।
लेकिन हम जानते हैं बॉल को ऊपर फेंका तो वो एक इंस्टेंट के लिए रुकती है ऊपर, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो v कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक क्लियर है? सर बॉल जितनी स्पीड से ऊपर जाएगी उतनी स्पीड से नीचे आएगी, या फिर जब लाइक फोर्स अगर ऊपर नहीं, वो कैलकुलेट करा जाएगा। जितनी स्पीड से वो ऊपर जाएगी ना, वो स्पीड धीरे 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 घटती जाएगी, ऊपर जाकर वो 0 हो जाएगी। फिर जब वो नीचे आएगी तो नीचे आते आते जब बिल्कुल स्पीड इंक्रीज होगी, बिल्कुल डाउनवर्ड पॉइंट पर आएगी ना, जब ग्राउंड को टच ही करने वाली होगी, तब उसकी वो स्पीड हो सकती है जिस स्पीड से हमने उसको फेंका। ठीक है ना? तब ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं, कैलकुलेट किया जाएगा। रीज़न बता देता हूँ क्या कंफर्म ऐसा क्यों है, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को फेंकेंगे तो हम यहाँ से फेंकेंगे एटलीस्ट, या यहाँ से फेंकेंगे, यहाँ से यूँ लेकर ऐसे उछालेंगे। तो हमने जब अपने हाथ से छोड़ा उसको बॉल को, तो तब यहाँ से और ग्राउंड तक की हाइट वो तो थी ना, लेकिन जब बॉल गिर रही है तो वो मेरे हाथ पर आकर नहीं गिरेगी, वो ग्राउंड पर गिरेगी, तो तब उसकी वेलोसिटी और बढ़ गई। ठीक है, उसको छोड़ो था फिलहाल इसको लें। हमने ये कहा कि 5 मीटर मैक्सिमम हाइट है जहाँ पर वो पहुँचेगी, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचकर उसकी वेलोसिटी 0। जब वो बॉल ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए, इसको हम क्या लेंगे -g, यानी कि -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है? अब जरा बताइए एस यू वी ए ढूंढो जरा, कौन सी इक्वेशन यूज़ करें? थर्ड। बहुत बढ़िया, अगर ये समझ में आ गया तो हो गया काम, यही ढूंढना होता है बस। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, देखिए SUVA इसमें मिल रहा थर्ड इक्वेशन में, आप कहोगे कि नहीं किसी और को भी मिल सकता है, VUA तो है लेकिन S नहीं है ना, उसकी जगह T है ना। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, कोई एक ही इक्वेशन लगेगी, दूसरी नहीं लगेगी। समझ गए? तो क्या करेंगे, माई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो v स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है -10, और s कितना है 5। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर और 2 5 10, 10 इंटू -10 इज -100। 10 इंटू 10 तो 100 होता है, लेकिन 10 इंटू -10 क्या हो जाएगा, -100। ठीक है, तो u स्क्वायर -100, 0 इज इक्वल टू -100 को इधर ले आएंगे तो +100, 100 इज इक्वल टू u स्क्वायर। तो u कितना होगा बोलो, 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर करा तभी तो 100 आया, तभी तो 100 आया। तो क्या बोलेंगे, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका गया। दूसरा देखिए, सेकंड पार्ट, पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में क्या है, वो कह रहे हैं हाउ मच टाइम इज टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने में बॉल को कितना टाइम लगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट का डिस्टेंस कितना, 5 मीटर। तो यहाँ पर लिखो एस ले लो या एच ले लो, एक ही बात, ये हो गया 5 मीटर। उसको कितना टाइम लगा, टी कैलकुलेट करना है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, और बॉल नीचे से ऊपर जा रही है तो ऑब्वियसली रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन है तो ए की वैल्यू -10 लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा बता दो कौन सी इक्वेशन में ला दूँ, STUA सेकेंड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S क्या है 5, U क्या है 10 इंटू T प्लस हाफ, A कितना है -10 इंटू T स्क्वायर। अरे ये तो मुश्किल हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और चलिए सॉल्व करना जानते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग जानते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग करना जानते हैं, फैक्टराइजेशन। हाँ या ना,
ठीक है। चलिए, तो 2 5 10 ये हो गया। तो जरा देखते हैं 5 इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, सब दोनों टर्म्स को इधर ले आओ। तो 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसमें कोई टर्म कॉमन आ रही है कि तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है? 5 टी कहाँ से कॉमन आ रहा है? इधर टी स्क्वायर है, इधर टी है, तीसरे में तो कुछ नहीं है, तो 5 आ रहा है ना कॉमन, तो 5 ले लिया। तो यहाँ बचा टी स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2t, यहाँ क्या बचेगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब 5 जो है हमने कॉमन लिया है, यानी कि 5 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई होती है वो उधर जाकर ना डिवाइड में चली जाती है। ठीक है। तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0/5, 0/5 तो 0 ही होता है। ठीक है। अच्छा ये बताना, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन हाँ क्या? क्या है ये बताओ इससे? देखिए ये क्या हो गया, टी का स्क्वायर लिख दूँ इसको, माइनस 2t को बाद में लिख देंगे, पहले 1 को देखो, 1 को लिख सकता हूँ 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू टी इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 0/5 तो 0 ही होता है। तो जरा बताना गलत थोड़ी कर रहा है भाई, टी का स्क्वायर है तो लिख दिया टी का होल स्क्वायर, प्लस 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, और माइनस 2t को लिख दिया माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 तो माइनस 2t ही होगा। किसी भी टर्म में 1 तो मैं ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है। नहीं समझे? दोबारा समझते हैं फिर। अब ये कह रहे हैं कि ये टी का स्क्वायर है, जब भी कभी क्या कह रहे हो रुद्रांश? हाँ हाँ ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है भाई, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को लिख दिया टी का होल स्क्वायर, प्लस 1 है, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, तो क्या मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab भी तो मिल रहा है भाई, माइनस 2t लिखा हुआ है तो मैं उसको लिख दूंगा माइनस 2 इंटू टी इंटू 1 तो क्या हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। बोलो क्लियर है? ठीक है। जब भी कभी हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले जिसमें टी स्क्वायर वाला टर्म हो, टी वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, तो ये देखो कि कांस्टेंट टर्म कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 है, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही आइडेंटिटी लग जाती है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी भी टर्म का स्क्वायर 0 के बराबर है तो वो टर्म भी तो 0 के बराबर होगी। ठीक है। या कभी होता है 5 का स्क्वायर 0 के बराबर, या 7 का स्क्वायर 0 के बराबर, नहीं ना, 0 का स्क्वायर ही 0 के बराबर है, तो इसका मतलब t माइनस 1 ही 0 के बराबर है, और इसका मतलब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और अगर चाहो कि नहीं जी ये परफेक्ट स्क्वायर वगैरह ये नहीं लग रहा, मेरे को दिमाग नहीं लग रहा इसमें, तो मैं टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। हाँ टी माइनस 1 कैसे आया, हम ऐसा करेंगे कि जैसे टी माइनस 1 का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स। तो ये टी माइनस 1 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया इज इक्वल टू 0 है, 0 का स्क्वायर रूट ले लिया। तो होल स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गया टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट, तो 0 ही होता है, 0 का स्क्वायर करो तो 0, 0 का स्क्वायर रूट लो तो 0। ठीक है। तो टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मतलब टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स। बोलो समझ गए? ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से भी हो जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन अगर हम लगाते हैं तो ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि हमारे पास a है, u है और v भी तो है, तो v इज इक्वल टू u प्लस a करेंगे तो ज़्यादा आसानी से होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फर्स्ट से चलो जी फर्स्ट वाला लगाते हैं, लिखिएगा इसी में लिखे सेकंड मेथड
बाई फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जरा देखिएगा u तो मेरे पास है, ए बी है, t निकालना है और v जो है वो हमको पता ही है 0 है ना। तो v की जगह तो लिख देंगे 0, u कितना आया था 10 प्लस a कितना है -10 टू t। तो 0 इज इक्वल टू 10 -10t, -10t को इधर ले आएंगे तो +10t हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से बहुत आसान, ठीक है। और अगर सेकंड इक्वेशन भी लगाएंगे तो आ तो गई, अच्छी बात है, पॉलिनोमियल का रिवीजन हो गया थोड़ा। हाँ भाई समझ गए। चलिए जी, इसके बाद आपने कौन सा बताया था? बस ये तो था, और मैंने कोई क्वेश्चन कौन सा दिया? 6th कौन सा था क्वेश्चन? 38, 39, 40, 41, 42, तो 5 ही तो दिए थे मैंने बस। लास्ट क्लास में मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाया था, टू शो दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन अर्थ। करा है सभी बच्चों ने? रिवाइज करके आए हो? नहीं करा है? ठीक है, तो भाई एक इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको, एक इंसिडेंट सुनाता हूँ और उसमें एक सवाल भी है, बताना क्या था क्या नहीं था। आप 9th क्लास में हैं, तो मैं 10th में था, मैंने 10th क्लास ICSE बोर्ड से की है। तो उसमें हमें जो पढ़ाती थी ना कॉन्वेंट में, सिस्टर्स नन्स होती हैं ना क्रिश्चियंस में, तो वो नन्स थी, वो उनको इंग्लिश SST जो मतलब थोड़े से ईजियर सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाती थी। अब उनका एक स्टाइल है, स्टाइल तो वैसे अच्छा है, ऐसे ही करना चाहिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, वो तो ठीक है। वो प्रेयर करवाती थी जब भी क्लास में आती थी। बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को तो प्रेयर का भी मजाक बनाना है, ठीक है। तो आते ही एवरीवन स्टैंड अप प्लीज जॉइन योर हैंड्स। खुद भी ऐसे खड़े हो गए सामने, खुद भी ऐसे खड़े हो गए, सारे बच्चे खड़े हो गए। अब खड़े हो गए, खड़े होने के बाद में क्लोज योर आइज, अच्छा आइज सबकी बंद हो गई, ठीक है। फिर बोलना शुरू करा, ओ गॉड, ये वो जो भी उनका प्रेयर था पूरी बोली, है ना, ब्लेस अस विद विजडम, दिस 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 दैट, सब कुछ बोल डाला। उसके बाद में क्या था उनका, अब फॉर 1 मिनट यू हैव टू कीप योर आइज क्लोज एंड यू हैव टू रिलैक्स, ठीक है। तो 1 मिनट के लिए आँखें बंद करके, ठीक। वो 1 मिनट भारी पड़ जाता है ना बच्चों, उस 1 मिनट में आँखें खोलनी होती हैं, कुछ ना कुछ हरकत दिखानी होती है। कोई बराबर में खड़ा मार दिया उसको, ऐसी कुछ भी पेन चुबो दिया उसको, मैं तो था ही नहीं, सब आँखें बंद करके खड़े होते, पता ही नहीं। और सिस्टर भी बड़ी चालाक, एक तो पतली सी डंडी रखती थी अपने पास में। और ये पता है कब की बात है? 99 की बात है, 99। मैंने 2000 में 10th किया था, तो 99 में जैसे अब आप 9th के एग्ज़ाम कब देंगे? 2025 में, तो 2024 में आप पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे 99 के बाद हाथ जोड़कर वो सिस्टर ऐसे करें, ऐसे जरा सी आँख खोल कर देख लेती थी कि क्या कर रहे हैं बच्चे का। एक लड़का था प्रशांत, एक रिजवान था, तो थोड़ा सा उससे दूर खड़ा हुआ था, वो छोटा सा था रिजवान, प्रशांत जरा लंबा चौड़ा सा था, तो वो दिख जाता था अलग। तो ये प्रशांत ये प्लीज़ कम प्रेयर ख़त्म होने के बाद में जब आमिन वामिन सब हो गया, बैठ जाओ, बुला लिया, बाहर आ गया। आते ही एक दिया खींच के डंडी उठाकर, मतलब पता प्रिपेयर भी नहीं होने देती थी, एकदम मारती थी, खींच के मारी डंडी उसको एकदम से। सिस्टर सिस्टर डोंट यू नो दैट व्हाट हैपेंड? तो एकदम तो कह दिया कि सिस्टर आई डोंट नो व्हाई यू हिटिंग मी। तो फिर उसने एकदम से कहा कि डोंट यू नो सिस्टर आई डोंट नो। एक और दी खींच कर, इज एनीबडी इन द क्लास हु नोज व्हाई आई हिट दिस ब्लडी बॉय, है ना। तो ये बोला एकदम से। तो एक लड़का था ना वो रिजवान, वो दूर खड़ा हुआ था, उसके बड़े मजे आ रहे थे कि वो पिट रहा है ना। तो उसने कहा यस सिस्टर आई अच्छा, तो टेल मी द रीज़न। सिस्टर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइमिंग ही वाज डूइंग लाइक दिस, है ना। सिस्टर ने कहा ओके कम ऑन, एक दिया उसको भी खींच के लगाई, सिस्टर वाई, है ना।
आर यू गोइंग टू टेल द रीज़न टू द क्लास और शैल आई टेल? वो शाना था, उसको पता था कि अगर मैं इस टाइम नाटक करूँगा ना मेरे को एक और पड़ेगी, क्योंकि उसने देख लिया था कि उसको पढ़ी है। तो क्या बोलता है, सारी क्लास को बताता है कि when the prayer meeting was going on, then at that time my eyes were also open and I was observing what he is doing. So that's why I am also the culprit. Now go and sit. बिठा दिया। तो ऐसा ही कुछ तुमने मुझे याद दिला दिया पुराना, बहुत उछाल कर देख रहा है। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, हवा में बहुत उछल रही है। पहले तो मेरी बत्ती थोड़ी देर से जलती थी, मुझे समझ में नहीं आया था कि ये क्या हो गया है। ये जब उससे पूछ रही है कि तुम खुद बताओगे या मैं बताऊँ, तो मेरे को नहीं समझ में आया कि इसको क्यों पढ़ी। ये तो उल्टा बता रहा है, तो सिस्टर की हेल्प कर रहा है। अरे हेल्प कर रहा है तो इसका मतलब तूने देखा, तेरी भी आंखें खुली थी, है ना। तो ये था। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हमने ना एक चीज़ देखी थी, वेट क्या होता है। वेट होता है फोर्स। फोर्स मतलब इस फोर्स से अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है। तो वेट और फोर्स एक ही बात है। और फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। क्या फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, तो वेट की यूनिट भी न्यूटन ही होती है। और हमने ये देखा कि जो मास है ना वो यूनिवर्सली कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का मास 50 किलोग्राम है तो वो यहाँ पर 50 किलोग्राम है, उसको मास पर ले जाओगे तो उसका मास पर भी मास जो है वो 50 किलोग्राम में रहेगा। तो मास जो है, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी प्लैनेट पर चले जाएँ, लेकिन वेट जो है वो बार बार चेंज होता है। तो हम ये कहेंगे, हमने एक टॉपिक देखा था कि अगर मून पर हम किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं तो मून पर उसका मास अर्थ वाले मास का 1/6 रह जाता है। 1/6 रह जाता है जो अर्थ पर उसका मास था। तो उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस करेंगे। 2-3 क्वेश्चन हैं, आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, नोट करिए। मास ऑफ अ बॉडी इज 5 किलोग्राम। Mass of a body is 5 kilogram. Full stop. What is its weight? Mass of a body is 5 किलोग्राम। तो m कितना हो गया? 5 किलोग्राम। और g की वैल्यू जब तक बोला ना जाए ना टन, तब तक हम 9.8 ही लेंगे। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट पूछना है, वेट w क्या हो जाएगा? m इंटू जी। फॉर्मूला है w का, m इंटू जी, ठीक है। तो m कितना है? 5, और g कितना है? 9.8। तो 5 8 का 40, 4 कैरी, 5 9 का 45 और 4 49.0, यानी कि 49 न्यूटन। तो मैंने पहले भी बताया था, अब फिर बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि भाई आपका वेट कितना है तो कहते ना भाई मैं वेट कैलकुलेट नहीं करता, तो मास कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। कैसे? वेट मशीन पर खड़े होकर हम मास बताते हैं, ठीक। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं ना, वेट कितना तुम्हारा? जो मेरा वेट जो है ना, उसके लिए मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अपने मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो न्यूटन में निकलेगा। अगला कहेगा कि ये क्या बोल रहा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो आप ध्यान रखना कि नॉर्मल लैंग्वेज में, ऐसे ही लेमन लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ की लैंग्वेज में हम वेट ही बोलते थे, लेकिन वो वेट नहीं होता, तो एक्चुअली मास होता है। तो 5 किलोग्राम मास है, लेकिन जो वेट है, वेट विल बी कैलकुलेटेड इन न्यूटन। तो कैसे निकलेगा? जो भी आपका मास है, फॉर एग्जांपल मेरा मास मान लीजिए 70 किलोग्राम, तो 70 में मैं 9.8 को मल्टीप्लाई करूँ तो वो हमारा वेट आ जाएगा, और वो न्यूटन में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला ये बेकार से, चलो लिख लीजिए, इसी का उल्टा है, देखिएगा क्या है। 0.49। अच्छा, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो जैसे फोर्स निकालते हैं तो फोर्स क्या होता है? m इंटू ए, है ना। ऐसे ही जब वेट निकालते हैं तो वो होता है m इंटू जी भी एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी की वजह से होता है। तो w अगर हम निकाल रहे हैं तो बेसिकली हमें कैसे करना है? m इंटू जी, फॉर्मूला है ये वेट की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ये जी ना बेटा यही वाला है, ये यही वाला है जो यहाँ पर क्वेश्चन में 10 दे रखा था, लेकिन जब दे रखा होता तभी 10 लेंगे, नहीं दे रखा है तो उसकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 9.8 होती है।
ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोली थी क्या जब आप आए थे? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उसमें है व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट इज what is the mass of an object whose weight is 49 newtons? कितना होगा मास बताओ? हाँ सेम क्वेश्चन हमें वही कह रहे थे, 5 kg। What is the mass of an object whose weight is 49 newtons? तो वेट दे रखा है 49 न्यूटन्स। और वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। m इंटू जी कितना है 9.8 इज इक्वल टू 49, तो m कितना हो गया 49 अपॉन 9.8, पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 10, 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, 2 5 जा 10, तो मास m ये कितना हो गया 5 kg, 5 किलो। समझ गए हम लोग? ठीक है। जो पहला वाला क्वेश्चन उसका ठीक उल्टा है, ठीक है। वहाँ मास दे रखा था, वेट निकलवा रहे थे, यहाँ वेट दे रखा है, मास निकलवा रहे हैं। ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अ मैन वेज a man weighs 600 Newton on the earth. Newton on the earth. First of, what is his mass? ब्रैकेट में दे रखा है हमने क्वेश्चन में कि G is equal to 10 meter per second square. If he were taken to the moon, if he were taken to the moon, his weight would be 100 Newton. What is his mass on the moon? What is his mass on the moon? Question mark. What is the acceleration due to gravity on the moon? What is the acceleration due to gravity on the moon? ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बड़ा आसान सी चीज़ पूछी है, अ मैन वेज 600 न्यूटन ऑन द अर्थ। तो अर्थ पर उसका जो वेट है वो 600 न्यूटन। व्हाट इज इज मास? और जी की वैल्यू बोल दिया, नहीं बोला होता तो जी की वैल्यू 9.8 लेते, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि जी की वैल्यू 10 लेनी है तो 10 लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा क्या करेंगे। W is equal to mg
वेट कितना दे रखा है 600, वेट दे रखा है 600 और मास मेरे को निकालना है और जी की वैल्यू कितनी है बेटा 10, तो एक 0 से 1 0 कर दिया तो मास कितना हो गया उस मैन का 60 किलोग्राम, मास उसका 60 किलोग्राम हो गया। यहाँ तक क्लियर। W इज इक्वल टू mg, W कितना है 600 न्यूटन, जी की वैल्यू 10, 10 को नीचे ले जाओ 0 से 0 कट गया, ठीक है। मास कितना हो गया 60 किलोग्राम, पक्का समझ गया, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि ही वर टेकन टू द मून, अब इसी आदमी को मून पर ले जाते हैं, ठीक है। बड़ा आसान है ना मून पर ले जाना, जैसे चलो जी मून पर चलते हैं। इफ ही वर टेकन टू द मून हिज वेट वुड बी 100 न्यूटन, तो उसको अगर मून पर ले जाते हैं तो उसका वेट देखा गया कि 100 न्यूटन हो गया, ठीक है। वो हमें भी पता है उसका वेट अगर अर्थ पर 600 न्यूटन है तो मून पर उसका वेट कितना हो जाएगा, प्रूव कर चुके हैं 1/6 ऑफ व्हाट इट वाज ऑन अर्थ। तो 1/6 इंटू 600 करेंगे तो 100 ही आएगा, 1/6 इंटू 600 करेंगे तो 100 ही आएगा। तो आप ये देखिएगा कि इस बार इन्होंने पहले से दे रखा है कि वेट उसका मून पर 100 न्यूटन हो जाएगा। वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ये दे रखा है, ठीक है। और मास्टर सेल में रहेगा। ना तो हम ये कहेंगे मास ऑन मून इज इक्वल टू 60 किलोग्राम, ब्रैकेट में लिखिएगा बिकॉज mass is the mass is universally constant, mass is universally constant, तो universally mass constant होता है, आप किसी भी planet पर कहीं पर भी चले जाओ mass change नहीं होता, ठीक है भाई, बता दो आशीष, क्लियर है, ठीक है। अच्छा तो मास उसका मून पर भी 60 किलोग्राम होगा। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यही तो होता है स्मॉल जी, स्मॉल जी यही तो होता है। तो हम ये लिखेंगे वेट ऑन मून इज इक्वल टू 100 न्यूटन, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 100 न्यूटन, तो ये हो जाएगा m इंटू जी, इसको G2 बोल दो क्योंकि जी तो मैं वहाँ पर ले चुका था ना, तो इसको G2 बोल दो, इज इक्वल टू 100, m कितना है 60, इज इक्वल टू 100, तो G2 इज इक्वल टू 100/60, 0 से 0 कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3 भाई 5/3 आ गया, 5/3 नहीं समझ रहे हो दोबारा कर रहा हूँ, 100/60, 0 से 0 कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 5/3 आ गया, 5/3 को ज़रा डिवाइड करिए, 3 1 ज़ा 3, 5 - 3 is 2, डेसिमल लगाकर 0 उतारेंगे 20, इधर भी डेसिमल, 3 6 ज़ा 18, 20 - 18 इज अगेन 2, फिर 0 आ गया, 3 6 ज़ा 18, ये चलता जाएगा। तो 5/3 इज 1.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो हमारा मून है, मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.66 होगा, समझ गए, नहीं समझे? तो देखिएगा क्या दे रखा है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, है ना, और वेट मून पर वेट कितना दे रखा है 100 न्यूटन, और तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है m इंटू जी, तो मैंने जो अर्थ पर ग्रेविटी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हमने जी लिया है, तो इसको G2 ले रहे हैं इसलिए मून वाले, तो m इंटू G2 इज इक्वल टू 100, मास कितना 60, 60 इंटू G2 इज इक्वल टू 100, तो 60 को नीचे लेंगे, ठीक है। तो G2 की वैल्यू आ गई 100/60, 0 से 0 कर दिया, 5/3, 5/3, ठीक है। सभी बताइए क्लियर, चलिए
ऑनलाइन वाले बताएं, अभिराज रुद्रांश क्लियर है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन would a 70 kilogram man weigh on the moon? Weigh on the moon. What would be his mass on the earth and on the moon? His mass on the earth and on the moon? Question mark. Acceleration due to gravity on moon is is 1.63 meter per second square. ये एक्चुअल में इतनी होती है, वहाँ 1.66 क्यों निकली? क्योंकि अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 दे रखी थी, 9.8 से थोड़ी सी ज़्यादा है। अगर आप 9.8 लेकर मास कैलकुलेट करेंगे तो मास थोड़ा सा कम हो जाएगा, जब मास थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ये वैल्यू 1.63 ही है, ठीक है, वेरिएशन होगी, तो 1.63 यहाँ पर दे रखा है। तो हाउ मच वुड अ 70 किलोग्राम मैन वेigh on the moon? ये कहेंगे weight of man on the moon is equal to m into g। तो g कौन सा लेना है आपको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मून वाला, ठीक है। तो मास कितना दे रखा है मैंने कहा 70 किलोग्राम, ठीक है, और जी कितना है 1.63। तो पॉइंट गया नीचे आ गया 100 आ गया, तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21, 2 कैरी, 7 6 42 और 2 44, 4 कैरी, 7 7 और 4 11, 1141 अपॉन 10, 1141 अपॉन 10। अब ये देखिएगा यहाँ पर जैसे 10 है, इसको 10 को अगर मैं काट दूँ तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 114.1 न्यूटन, 114.1 न्यूटन, ये समझे। m इंटू जी, भाई वेट अगर निकालना, उन्होंने पूछा ना कि हाउ मच होगा 70 किलोग्राम मैन वेigh ऑन द मून, वेigh का मतलब उसका वेट पूछे, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, इसको 70 दे रखा है और g दे रखा है 1.63, 70 इंटू 1.63 का इतना पहली चीज़। फिर वो पूछ रहे व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून? हाँ, पॉइंट हट के 2 0 आ गए नीचे, बट पॉइंट हटा तो 1 आ गया, और उसके बाद कितनी डिजिट थी? 2 डिजिट थी, तो 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो नीचे 10 बचा। जब 10 से काटेंगे तो 1141 आया था, 7 इंटू 163 करके। जब 10 काटा तो एक डेसिमल इधर आ गया, 10 में 1 0 था ना, तो एक डेसिमल राइट से इस तरफ आ गया ऐसे। तो अगला पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी हिज मास ऑन द अर्थ एंड ऑन द मून? अर्थ पर मास कितना होगा, मून पर मास कितना होगा, ये बताइए। 70 ही होगा, ठीक है, मास तो कॉन्स्टेंट ही रहता है, 70 ही होगा, ठीक है जी। बस इतना कर लीजिए। और मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि
कल परसों मंडे को किसी का स्कूल में एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं है, टेस्ट वगैरह चल रहा है कुछ? कौन सा? ट्यूसडे को रिलीज है। ट्यूसडे को छोड़ो ना, मंडे का बताओ। मंडे को हाँ चलिए ठीक है। मैं इसलिए पूछ रहा था कि कल मैं आपकी ना क्लास ले सकता हूँ, ठीक है? तो बता दूंगा आपको, जैसा भी होगा ग्रुप पर व्हाट्सएप कर दूँगा। चलिए जी, ओके।